नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे थे ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में एक टॉपिक है हमारा प्रवाल भित्ति के बारे में। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और आपका स्वागत है PKP स्टडी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको 100% अच्छी लगेगी तो इसलिए पहले ही आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हमको क्या पढ़ना है? प्रवाल भित्ति के बारे में आज हम जानेंगे। प्रवाल भित्ति क्या होती है, ये सब बिल्कुल इनके बारे में सब जानने देंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि जैसे मैं आपको बताता आता हूँ पहले से, हमें इसकी पहले रूपरेखा तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? रूपरेखा। तो इसकी रूपरेखा में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो हमको पहला पढ़ना है आखिर प्रवाल क्या है। प्रवाल को कोरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल। आखिर प्रवाल क्या है? ठीक है, प्रवाल जो है इनको उत्पत्ति की इनकी आवश्यक मतलब कि उपयुक्त दशा क्या है? इनकी उत्पत्ति की उपयुक्त दशा, उत्पत्ति हेतु उपयुक्त दशाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उपयुक्त दशाएं, ठीक है। चलो जी, फिर इनको हम देखेंगे इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। प्रभावित करने वाले कारकों से पहले हम जानेंगे कि प्रवाल भित्ति के प्रकार। प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती है? प्रवाल भित्ति के प्रकार, इसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे इनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, लाइट चली गई थी, इस वजह से अंधेरा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इसमें पढ़ना है प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, चलिए एक और बात मैं बता दूं, पीछे कुछ DJ गाने बज रहे तो उनको इग्नोर मारना। वैसे आपके गाने अच्छे होते हैं, गाने सुनना अच्छी बात है, लेकिन कुछ DJ के ही बज रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं प्रवाल अथवा कोरल क्या है। पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कोरल क्या है, प्रवाल किसे कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, हमको पहले पढ़ना है कोरल अथवा प्रवाल क्या है अथवा क्या होते हैं। ठीक है, देखना जो प्रवाल है, प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल एक समुद्री जीव है जिसका नाम मूंगा, उसे मूंगा भी कहते हैं। यानी कि मैं कह दूं कि यह एक समुद्री जीव है। इस जीव का क्या नाम है? इस जीव का नाम है मूंगा। इस जीव को कहते हैं मूंगा। इसकी त्वचा इतनी मुलायम होती है यदि समुद्र के पानी की लवणता बढ़ा दे, यदि समुद्र के पानी की लवणता बढ़ा दे तो इसकी जो त्वचा में सूक्ष्मता उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि इसकी त्वचा निर्जलीकरण के कारण सूखी हो जाएगी, जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपनी मृत्यु से बचने के लिए मूंगा क्या करता है? मूंगा करता है समुद्र में घुलित कैल्शियम को खाता है। समुद्र में घुलित कैल्शियम को खाता है और खाने के बाद यह कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CO3 का उत्सर्जन करता है। ये जैसे उत्सर्जन करते हैं तो अपने चारों ओर, यानी कि यदि मैं अपना आपको मूंगा मान लूँ तो अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेगा ऐसी। यानी कि ये ऐसे यदि मूंगा है तो मूंगा अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेगा। ये भित्ति ऊपर चलती एक कपनुमा संरचना का निर्माण करता है। कौन सी? कपनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं हम कोरल कप। कोरल कप के अंदर ही पाया जाता है ये प्रवाल जीव। यानी कि कोरल कप के अंदर ही पाया जाता है क्या? प्रवाल जीव, जिसको कहते हैं हम पोलिप। क्या कहते हैं हम? पोलिप। प्रवाल जीव के बहुत ही नाम है, जैसे कि मूंगा है, पोलिप है, कोरल,
ये सब इसी के नाम है, आप घबराना मत। इसको पोलिप कहते हैं। यदि मैं इसका चित्र बनाऊँ तो इसका चित्र कुछ ऐसे होगा, ये गोल गोल है और ये इसके अंदर का है और ये कुछ ऐसी शाखा ऐसी आपने देखी होगी। ये जो शाखाएं हैं, ये जो मैं बताऊं, ये शाखाएं क्या है, इन शाखाएं का भी कुछ उपयोग है। मैं भी आपको आने वाली कुछ मिनट में बता रहा हूँ, पहले जाने दे। जो हमारा मूंगा है ना, मूंगा ये इसके अंदर पाया जाता है इसमें। और जो ये भारी सतह इसे है कोरल कप, इसे भारी सतह को क्या कहते हैं? कोरल कप। ठीक है, ये बात हमको चलेगी पता। अब आपको एक बात सोच रहे होगे इनको, सर हमें ये बात बताओ, हमने अभी तक जो प्रवाल देखे वे रंग बिरंगीले देखे, यानी कि उसमें कोई लाल है तो कोई हरा है, कोई पीला है तो कोई नीला है, ये हमने रंग बिरंगीले प्रवाल देखे। लेकिन आप बता रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण कैसे सफ़ेद है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण सफ़ेद है, तो ये रंगीन कैसे हुए ये? तो देखो, इनका रंगीन होने का भी कुछ सिस्टम है। जी मैं पहले एक बात और लिख देता हूँ इसमें। जो प्रवाल है, इनका प्रवाल का प्राकृतिक रूप कैसा है, यानी कि मैं यदि एक बात और लिख दूँ, प्रवाल का प्राकृतिक कलर, प्राकृतिक जो कलर है, रंग है, कैसा है? सफ़ेद है। प्राकृतिक रंग सफ़ेद है। लेकिन हम एक बात पूछेंगे कि इनका रंग रंगीन क्यों है, यानी कि ये हमें रंगीन क्यों दिखाई देते हैं जब हम समुद्र में देखते हैं। देखो, इसका एक बेस्ट उदाहरण है, आपने एक शैवाल का नाम सुना होगा। एक शैवाल है जिसका नाम है ज़ूक्सेन थलाई। ज़ूक्सेन थलाई। ये जो शैवाल है, ये शैवाल इस प्रवाल के इन शाखाओं पर आ जाती है, इस प्रवाल के इन शाखाओं पर आ जाती है। ठीक है, और प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, ये बात हमने जानी। चूँकि जो ये ज़ूक्सेन थलाई है ना, ये विभिन्न प्रकार के रंग रखती है, विभिन्न प्रकार के रंग रखती है, इस कारण ही हमें जो ये प्रवाल भित्ति रंग बिरंगीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? रंग बिरंगीली दिखाई देती है। आपने अभी एक शब्द नोट किया, मैंने इसमें लिखा है सहजीवी संबंध। कौन शब्द? सहजीवी संबंध। देखना, सहजीवी संबंध से तात्पर्य है जो हमारा ज़ूक्सेन थलाई जो हमारा शैवाल है, ये शैवाल है, ये कोरल पोलिप यानी कि मूंगा के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो शैवाल है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करता है। क्या करता है? भोजन तैयार करता है। इस भोजन का जो उपभोक्ता है कौन है? कोरल पोलिप यानी कि मूंगा। इस भोजन का जो उपभोक्ता है पोलिप है। ठीक है, यानी कि ये शैवाल कोरल पोलिप को भोजन उपलब्ध कराता है। अब कोरल पोलिप इसको क्या उपलब्ध कराएगा? देखो, कोरल पोलिप इसको उपलब्ध कराएगा सुरक्षा। क्या उपलब्ध कराएगा? सुरक्षा। और सुरक्षा के साथ साथ इसको उपलब्ध कराएगा आवास। क्या उपलब्ध कराएगा? आवास। इस कारण हम कहते हैं कि जो शैवाल है ये कोरल पोलिप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। ठीक है, और हमने ये भी बात जान ली कि इसका रंग मतलब कि जो हम प्रवाल भित्ति देखते हैं, इनका रंग बिरंगीला क्यों दिखाई देता है। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ प्रवाल भित्ति क्या है, प्रवाल भित्ति ये कह रहा हूँ। देखना, मैं एक बात बता दूँ, भित्ति का अर्थ होता है दीवार। भित्ति का अर्थ होता है दीवार। भित्ति का अर्थ क्या होता है?
दीवार। मैं लिख दूँ एक बार, मैं बार बार एक शब्द का यूज कर रहा हूँ, प्रवाल भित्ति। मैं इस शब्द का यूज कर रहा हूँ प्रवाल भित्ति का। तो जहाँ भित्ति है, भित्ति का अर्थ होता है दीवार। भित्ति का अर्थ क्या होता है? दीवार। भित्ति का अर्थ होता है दीवार। 2 मिनट रुकिए दोस्तों, मैं एक बार एयर कंडीशनर का थोड़ा सा टेम्परेचर कर लूँ रिमोट पर है ना। ठीक है, इससे आपको आवाज़ भी कम सुनाई देगी और बाकी आप नॉइस कैंसिलेशन पे ध्यान रखना बस। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, तो आप देख रहे हो पसीने कितने आ रहे हैं मुझे। आप इसी चीज़ को तो देखते नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी आपके साथ मैं हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भित्ति को कहते हैं दीवार। देख, जब कोई प्रवाल था, प्रवाल ने अपनी जीवन काल में एक कोरल पोलिप का निर्माण करा चारों ओर। ठीक है, प्रवाल की मृत्यु हुई तो प्रवाल की जो संतति हुई, वो उसकी संतति भी उसके ऊपर एक दीवार का निर्माण करेगी, यानी कि दीवार कह रहा हूँ, कोरल पोलिप का निर्माण करेगी। ऐसे इसके ये रही, इसकी ये रही, उसकी संतति उसके ऊपर, उसकी संतति उसके ऊपर, यानी कि ये क्या करते हैं? ये करते हैं लंबवत विकास। कैसे करते हैं? लंबवत विकास। लंबवत विकास। ये जो प्रवाल है ये लंबवत विकास करते हैं। लंबवत विकास के करने के साथ साथ ये क्या करते हैं? एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जो देखने में एक दीवार हो। कैसी? एक देखने में दीवार हो। तो इस दीवार को कहते हैं हम प्रवाल भित्ति, यानी कि प्रवालों के द्वारा बनाई गई दीवार। इसलिए तो कहा गया इसे प्रवाल भित्ति। ठीक है दोस्तों, अब मैं बार बार कह रहा था प्रवाल भित्ति क्या है, तो आप समझ सकते हो प्रवाल भित्ति। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं। देखो, जो प्रवाल है एक समुद्री जीव है जिसको हम मूंगा भी कहते हैं। मूंगा क्या करता है? जो समुद्र में जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या एक लवण है, कैल्शियम क्या एक लवण है, इस कैल्शियम को खाकर कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन करने भी इसकी थोड़ी सी मजबूरी है। यदि ये कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन ना करे तो उसका जो इसके जो लवणता के कारण इसकी निर्जलीकरण हो जाए, इसकी त्वचा। अब इसकी त्वचा निर्जलीकरण ना हो तो अपना सुरक्षा कवच के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिसको हम कहते हैं कोरल पोलिप, कोरल कप, जिसको हम कहते हैं कोरल कप। अब ये कोरल कप जब अधिक मात्रा में बन जाएगी और एक के ऊपर एक इकट्ठे होते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक इकट्ठे होते चले जाएंगे, तो किसका निर्माण करेंगे? प्रवाल भित्ति का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? प्रवाल भित्ति का। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्राकृतिक कलर कैसा है? सफ़ेद। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो प्रवाल भित्ति है अथवा जो प्रवाल है, इनका हम प्राकृतिक कलर कैसे मानेंगे? सफ़ेद। और वास्तव में सफ़ेद ही होते हैं। जब हम ब्लीचिंग पढ़ेंगे ना, प्रवालों की ब्लीचिंग, उसमें भी हम आपको समझा देंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताई। और दूसरी बात, ये हमेशा लंबवत विकास करते हैं। कैसे विकास करते हैं? लंबवत विकास करते हैं। तो हमने जाना कि कोरल अथवा प्रवाल क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्पत्ति हेतु इनकी उपयुक्त दशाएं। चलिए ये शुरुआत करते हैं इसकी भी। ये कुछ हमारा जो मोहल्ला है, थोड़ा सा डीजे पसंद आदमी है इसमें। कहे तो लड़ाई, ना कहे तो बस क्या करें इनका। अब पड़ोसियों से तो बना कर रखनी पड़ती है, कोई नहीं, सब देखता है भगवान। अब देखते हैं हम कि उत्पत्ति हेतु उपयुक्त दशाएं, यानी कि मैं लिख देता हूँ उत्पत्ति हेतु उपयुक्त दशाएं। उपयुक्त दशाएं का तात्पर्य देखना। प्रवाल कहाँ मिलेगी, किस स्थिति में मिलेगी और इनकी जो दशाएं होगी कैसी होगी, देखते हैं। देखना, जो प्रवाल है, प्रवाल वहाँ मिलेंगे जहाँ टेम्परेचर, यानी कि जो पहली बात करूँ मैं, जहाँ टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता हो, यानी कि 20 से 21 डिग्री का तापमान हो जहाँ का। देखना, यदि मैं मोटी मोटी बात करूँ तो इतना लगभग तापमान हमारे पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है? ये हमारी अक्षांश हो गई। तो ये हमारी पृथ्वी पर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के
मध्य पाया जाता है, 30 डिग्री साउथ। यानी कि हम कह सकते हैं जो अधिकतम जो प्रवाल है ये हमारे कहाँ मिलेगी, इस क्षेत्र में। कहाँ, 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। विश्व की सबसे अधिक जो प्रवाल है यानी प्रवाल भित्तियाँ यहीं मिलेगी। ठीक है। और यदि दूसरी बात करूँ मैं लवणता की, दूसरी बात यदि मैं लवणता की करूँ तो ये दो मेन फैक्टर हैं इनकी उपयुक्त दशा में। तो लवणता क्या होगी देखना, लवणता इनके लिए होनी चाहिए 30 ppt से 31 ppt। आप सोच रहे हो ppt मतलब पार्ट पर थाउजेंड, यानी कि 31 भाग प्रति हज़ार, 31 भाग प्रति हज़ार इतनी लवणता होनी चाहिए सागर की। यदि इसकी लवणता बहुत अधिक हो गई तो प्रवाल क्या होगा, अपना निर्जलीकरण के कारण मर जाएगा। प्रवाल क्या होगा, निर्जलीकरण के कारण मर जाएगा। चौथी बात, और चौथी कह रहा हूँ, तीसरी बात है गहराई। गहराई देखना, गहराई से क्या तात्पर्य है देखना। गहराई को तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत बेस्ट तरीके। पहले लिख लेते हैं, इसमें गहराई चाहिए हमें 30 फैदम। आप सोचो फैदम, देखना फैदम क्या है, समुद्र में गहराई नापने की इकाई है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 60 से 70 मीटर की गहराई चाहिए इनको। यहाँ भी ये मिलेगी 60 से 70 मीटर की गहराई पर मिलेगी। अब गहराई से तात्पर्य अब मैं आपको बता दूँ। देखना, मैंने अभी बताया था जो प्रवाल है, प्रवाल के साथ एक शैवाल मिलती है जिसका नाम है ज़ुक्सेंथलाई। जिस शैवाल का नाम है ज़ुक्सेंथलाई, वह शैवाल प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। उस भोजन का कुछ हिस्सा तो हमारा कोरल पोलिप खा लेता है और कुछ हिस्सा वहाँ आने वाली छोटी छोटी मछलियाँ खा लेती है। ठीक है। अब उन मछलियों को खाने के लिए थोड़ी सी और बड़ी मछली आएगी और उनको कुछ खाने के लिए और बड़ी मछली आएगी। यानी कुल मिलाकर उस एरिया में क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता उत्पन्न हो जाएगी। बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता उत्पन्न हो जाएगी। यदि उस जो गहराई में जैव विविधता उत्पन्न ना हो, यदि उस गहराई में जैव विविधता उत्पन्न न हो अथवा या वहाँ सूर्य का प्रकाश न पहुँचे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसमें इम्पोर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश ही इम्पोर्टेंट है। यदि गहराई 60 से 160 हो जाए या 200 हो जाए तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। इस कारण क्या होगा, जो हमारा शैवाल है ये भोजन नहीं बना पाएगा। शैवाल भोजन नहीं बना पाएगा तो ये जो कोरल पोलिप है क्या खाएगा, कोरल पोलिप भी नहीं खा पाएगा और बाकी जो मछलियाँ है वे भी नहीं खाएगी। तो क्या होगा, शैवाल भूख की वजह से मर जाएगा। क्या होगा, शैवाल भूख की वजह से मर जाएगा। ये काम है इसका। यदि मैं गहराई की बात करूं और जैसे भूख की वजह से मर जाएगा तो वहाँ की जो जैव विविधता है, जैव विविधता ख़त्म हो जाएगी। इसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसका इफ़ेक्ट बहुत ही तेज़ी से पड़ता आ रहा है हमारे वर्तमान में। जो हमारे ग्लेशियर पिघल रही है, तो ग्लेशियर पिघलने के कारण जो हमारे समुद्र का स्तर है जो है बढ़ रहा है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश हमारे इन शैवालों को बहुत कम प्राप्त हो रहा है। जो सूर्य का प्रकाश है हमारे शैवालों को बहुत कम प्राप्त हो रहा है। ठीक है। वैसे जो हमारे देश में शैवाल जो हमारे देश में प्रवाल है कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे देश में यदि मैं बात करूँ, हमारे देश में प्रवाल पाए जाते हैं कच्छ की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में भी पाए जाते हैं खाड़ी। दूसरा मन्नार की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। तीसरा लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में भी। चौथा अंडमान और निकोबार में भी, अंडमान और निकोबार। यहाँ हमारे देश में यहाँ क्या पाया जाता है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है। बस ये थोड़ा सा अपने देश के बारे में मैंने बता दिया ताकि हम याद रख सकें। और यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताऊं तो आपने ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना है। ग्रेट बैरियर रीफ उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व की सबसे अधिक लंबी जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ ही है। ठीक है।
ये लगभग 2200 किलोमीटर लंबी है और 150 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी है। जो बात करेंगे प्रवाल भित्ति के प्रकार में, चलो जब देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसको प्रभावित करने वालों में तापमान, लवणता, गहराई, ठीक है। और बाकी जो हम बात करेंगे इसमें प्रभावित करने वाले कार्य में उत्पत्ति हेतु दशाई में थी, तो सॉरी मैं पे गलत बोल चुका था, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी होता है। तो अब हम देखेंगे प्रवाल भित्ति के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रवाल भित्ति के प्रकार। तो अब हेडिंग देखते हैं प्रवाल भित्ति के प्रकार में। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आपको अच्छी लग रही है मुझे को पता है, तो इसीलिए इसे लाइक करें। अब लिखते हैं प्रवाल भित्ति। मैं भित्ति समझा चुका के प्रकार। देखना, प्रवाल भित्ति के प्रकार उनके आकार के और उनकी उपस्थिति के आधार पर डिफाइन है। किस पर? उनके आकार और उनकी उपस्थिति के आधार पर ही डिफाइन है। कैसे कैसे देखना मैं बता दूं आपको। यदि मैं बात करूं तो प्रवाल भित्ति देखो 3 प्रकार की है। पहली हम कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति, राइट, हम इसको जानते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। यदि दूसरे की बात करूं तो दूसरा बिल्कुल है तटीय वाले, लेकिन थोड़ा सा हटके है। क्या हटके? वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसमें लिखूंगा। उसको कहते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति, ठीक है। और यदि मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा है हमारा एटोल। क्या है? एटोल। चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, तीनों को समझते हैं। देखना, जो तटीय प्रवाल भित्ति है, जो तटीय प्रवाल भित्ति है, आप इसके नाम से समझ पा रहे हो। तट का मतलब तट के आसपास पाए जाने वाली प्रवालों की एक दीवार, यानी कि तटीय प्रवाल भित्ति। यानी कि ये यदि मैं समुद्र की बात करूँ, ये रहा हमारा इस साइड, तो यदि हम मान लो हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप, और यदि इसकी इस साइड बात करूँ, ये हमारा समुद्र है। क्या है? समुद्र। देखना, तो जो प्रवाल भित्ति पाई जाएगी वे कहाँ पाई जाएगी? जो प्रवाल भित्ति वे तट के संलग्न, यानी कि यदि मैं बात करूँ, यदि ये लिख दूँ, ऐसे बना दूँ ये, तो यदि तट के संलग्न है, ये तट के आसपास ये 50 से 60 मीटर की दूरी पर है, तो क्या कह लेंगे इसको? तटीय प्रवाल भित्ति। ये है तटीय प्रवाल भित्ति। देखना, तटीय प्रवाल भित्ति लैगून झीलों का निर्माण करती है। मैं इसमें लिख दूँ, इम्पोर्टेंट है, तटीय प्रवाल भित्ति लैगून झीलों का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे कि हमारी चिल्का झील, चिल्का कहाँ पाई जाती है? हमारी उड़ीसा में चिल्का झील, ये हमारी लैगून झील है। ये मैं दोबारा बता दूँ, जो तटीय प्रवाल है ये कहाँ पाए जाते हैं? तट के आसपास पाए जाते हैं, 60 से 70 मीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। गहराई मैंने आपको बता दी कितनी होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये लैगून झीलों का निर्माण करती है तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आई। चलो जी, ये तो ठीक। अब देखते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक, इसमें भी आप नाम से समझ सकते हो अवरोधक, यानी कि कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न कर रही होगी, कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न कर रही होगी। अवरोधक की बात करूँ तो यह भी तटीय पर होते ही, लेकिन तट से थोड़ी सी दूरी पर होते हैं। कैसे? ये इनकी ऊंचाई इस प्रवाल भित्ति की ऊंचाई से लगभग थोड़ी सी अधिक ही होती है, और चौड़ाई भी अधिक होती है। ऊंचाई और चौड़ाई अधिक होती है। इसका देखो काम क्या है? इसका काम है आने वाले जहाज़ों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। क्या है? आने वाले जहाज़ों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। ये तो इधर समुद्री था हमारा, तो मैं इसको कह सकता हूँ अवरोधक प्रवाल भित्ति, और इसको कह सकता हूँ मैं तटीय प्रवाल भित्ति। देखना, दोनों है तट पर, ये महाद्वीप है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो क्या है? तट है।
और इधर क्या बात है, समुद्र है। गहराई मैंने आपको बताया तो 60 से 70 यानी 30 कदम लगभग। चलिए बात करते हैं एटोल की। देखना एटोल, एटोल जो है छिछले सागर में पाए जाते हैं। पहली बात, कहाँ पाए जाते हैं? छिछले सागर में, छिछले सागर में एटोल पाए जाते हैं। दूसरी बात, पहली तो ये थी। दूसरी बात, ये मर्द ज्वालामुखी के चारों ओर भी पाए जाते हैं। मर्द ज्वालामुखी के चारों ओर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना। एटोल क्या है? अब मैंने इसकी कंडीशन तो बता, देखना। एटोल है यानी कि कुछ ऐसी प्रवाल भित्तियाँ जो वलयाकार अवस्था में होती है। कैसी? ऐसी। यानी कि इधर की बात करें तो इधर क्या है? समुद्र है। इधर क्या है? समुद्र है। सारे में ये समुद्र है। और इधर भी क्या है? इधर भी समुद्र का पानी है। यानी कि अंदर इन्होंने पानी को लॉक कर दिया, लेकिन जब ये संरचना बनाई तो ये कहलाई जाएगी एटोल, प्रवालों के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो यदि मैं इसी की बात करूँ तो यही संरचना ज्वालामुखी के चारों ओर, ये जो मर्द ज्वालामुखी है, यदि उसी के चारों ओर बना दिया जाए और वह ज्वालामुखी नीचे की ओर धंसा हुआ है, यानी उस ज्वालामुखी का धंसाव नीचे की ओर हो, तब भी हमें एटोल ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? तभी हमें एटोल ही प्राप्त होगा। तो हमने जाना कि प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की है। तो मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, प्रवाल भित्ति 3 प्रकार के। पहला तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति, तीसरा एटोल। राइट, हमने जाना। अब लास्ट देखते हैं प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आखिर इसको कौन कौन चीज़ प्रभावित करेगी। देखना, जो उत्पत्ति की उपयुक्त दशाएं थी उसमें ही हस्तक्षेप होते ही प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, ये मैं आपको रफ कर दे रहा हूँ, आप ये चित्रों को बना लिया करो। ठीक है जी, बना लिया करो। राइट, मेरा एसीन उत्तर प्रदेश मेरठ से है। देखते हैं प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। लिख लेते हैं हम इसमें प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलो जी देखना। प्रभावित करने वाले कारकों में यदि मैं पहला लिखूं तो पहला लिख लेते हैं हम। प्रभावित करने वाले कारकों में लिख लेते हैं पहला तापमान। ठीक है, जो हमारे प्रवाल है, प्रवाल तापमान सेंसिटिव है, यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव है। इनके लिए मैंने आवश्यक तापमान कितना बताया था? 20 से 21 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट नहीं। यानी कि कुल मिलाकर यदि हमारे समुद्र का तापमान इससे कम हो जाए अथवा इससे बढ़ जाए तब क्या होगा? प्रवाल भित्ति की यानी प्रवालों की, मूंगा की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ यदि इससे तापमान कम हो जाए अथवा अधिक हो जाए कम हो जाए अथवा अधिक हो जाए तब क्या होगी? इनकी मृत्यु, यानी कि यमराज इनको बुला लेंगे अपने पास, आ जाओ भाई साहब। ठीक है, पहली बात ये तापमान की थी। देखना, दूसरी बात है इनकी लवणता के बारे में। दूसरी बात कौन सी है? लवणता। देखते हैं, मैंने बताया था इनकी लवणता, इनके लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी है लवणता की? 30 से 31 पीपीटी। ठीक है, ये हद से हद 2 से 3 पीपीटी की लवणता का अंतर ही झेल पाते हैं। कितना? 2 से 3 पीपीटी लवणता का अंतर झेल पाते हैं। जिस कारण क्या होगा? यदि इस समुद्र की लवणता इस अंतर से अधिक हो जाए अथवा कम हो जाए तो प्रवाल भित्ति निर्जलीकरण के कारण मर जाएगी। किसके कारण? निर्जलीकरण। मैं बार बार प्रवाल भित्ति कह रहा हूँ, समझ लेना। प्रवाल निर्जलीकरण के कारण
वीर गति को प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। किसके कारण? अब मैंने दूसरा बताया प्रभावित करने वाले में लवणता। चलिए देखते हैं तीसरा है नदियाँ। नदियाँ सर जी, नदियाँ मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? देखना, नदियाँ से तात्पर्य है, देखना जो प्रवाल भित्ति है, आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा किसी नदी के पास प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। नदियाँ करती है स्वच्छ जल का विसर्जन, स्वच्छ जल का विसर्जन। जब नदियाँ स्वच्छ जल का विसर्जन करेगी तो उस क्षेत्र की जो लवणता होगी कैसे होगी? अधिक होगी, कम होगी? ओवेसली उस क्षेत्र की लवणता कैसी हो जाएगी? कम। और हमने जाना जब लवणता कम होगी तो प्रवाल भित्ति की मृत्यु होगी, राइट। चलो जी, दूसरा कारण, ये तो इसमें था स्वच्छ जल की। दूसरा कारण, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नदियाँ है अवसाद अपने साथ अधिक मात्रा में ले आती है, यानी कि यदि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों की मात्रा अधिक हो जाए, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो क्या होगा? अवसादों की मात्रा अधिक होने पर होगा जो हमारा कोरल पोलिप है, अर्थात मूंगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा। मुंह बंद हो जाएगा तो खा नहीं पाएगा, और खा नहीं पाएगा तो उसको वीरगति प्राप्त हो जाएगी, यानी कि हम जान सकते हैं उसकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु। ठीक है, तीसरा, ये तो प्रभावित करने में। देखते चौथा है हमारा नौ परिवहन मतलब कि देखना, हमारे जो समुद्र के जहाज है वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा माल भाड़ा लेकर जाते हैं, बिल्कुल राइट। अब यदि समुद्र के जहाज के रास्ते में प्रवाल भित्ति आ जाए तो क्या होगा? टकराने के बाद प्रवाल भित्ति छितर बितर हो जाएगी, और छितर बितर होगी तो आप एक्सीडेंट के रूप में समझ सकते हो उसका क्या हाल होगा। यानी कि मृत्यु ना हो, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी, पहले से स्थिति खराब हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं नौ परिवहन भी इसको डिफेक्ट करता है। चौथा बात देखते हैं, चौथी तो बोली, पाँचवीं तेल रिसाव। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे समुद्री जहाज है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए या थोड़ा डूब जाए, तो तेल जो उसमें टैंकरों में भरा रहता है तो वो समुद्र की सतह पर फैल जाता है। समुद्र की सतह पर फैलने के कारण जो सूर्य के द्वारा आने वाली जो प्रकाश है वो उसका अधिकांश भाग पहले परावर्तित हो जाता है। परावर्तित होने के कारण जो शैवाल है, शैवाल का प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? वहाँ की जो जैव विविधता वह कम होती चली जाएगी और कोरल पोलिप को भोजन नहीं मिलेगा और भूखे के कारण वीरगति प्राप्त कर लेगा। तो मैंने आपको 6-7 कारण बता दिए, 5-4 जो इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रवाल विरंजक के बारे में। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।